हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो सीटेट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पर्यावरण अध्ययन प्लस पेडागोजी के प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले, 15 प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन से होंगे और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के होंगे। 2020 का जो पेपर हुआ था उसी की आज सॉल्विंग करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पहले प्रश्न से आपका पहला प्रश्न ये रहा। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुनिए। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो ये 22 घंटे बल्कि ये 17 घंटे सोते हैं। ठीक है। स्लॉथ चिंपैंजी मानुष जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते। तो ये वनमानुष के तरीके नहीं बल्कि भालू जैसे दिखने वाले होते हैं। स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटक कर सोते हैं। तो ये वनमानुष चिंपैंजी के तरीके नहीं बल्कि भालू के तरीके दिखते हैं और लगभग 17 घंटे यहाँ पर सोते हैं। और लास्ट है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। 17 घंटे ये सोते हैं और दिखते कैसे हैं, भालू के तरीके। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न आपका ये रहा। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उलेड़ते हैं या मलाई उस पर ही रह जाती, ये पृथक्करण प्रक्रिया होती है। निष्यादन, चालन, अपसादन या निस्तारण। तो याद रखिए ये क्रिया होती है निस्यादन। जब ठोस पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उसको छाना जाता है, छन्नी के माध्यम से उस क्रिया कहते हैं निस्यादन क्रिया। चलिए अगला प्रश्न आपका 65 प्रश्न ये रहा। 65 प्रश्न कक्षा बी की पाठ पुस्तक में दी गए गोलकोंड किले का मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर 100 मीटर की दूरी से दर्शाता है। इस मानचित्र की दूरी यहाँ पर 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। 1 मीटर्स में ये कितनी है, 110। देखिए 1 मीटर्स में है यहाँ पर ये 110 मीटर्स दूरी तय करता और यहाँ पर पूछा कितना है, 0.7 सेंटीमीटर पूछा गया। तो इसकल टू कर देंगे 10 मीटर। ठीक है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11.77। यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.77 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों को देख लीजिए और अगला प्रश्न आपका ये रहा। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी कौन सी है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आपसे पूछी गई कौन सी है। 3 राज्य जो बंगाल खाड़ी के पास स्थित है। तो इसको मैप के माध्यम से समझ लेते, थोड़ा जूम कर देते हैं मैप को। देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ है आपकी, ये रही बंगाल की खाड़ी और इसके पास है उड़ीसा, एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, हो गया यहाँ हो गया तमिलनाडु। तो 3 राज्य लगते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए 67 नंबर प्रश्न। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश सर्वाधिक घने जंगल हैं। चलिए इसको मैप से समझ लेते हैं। मैप आपका ये रहा। कौन सा राज्य पूछा गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सापेक्ष मतलब तुलना में कौन सा देश है जहाँ पर अधिक वन पाए जाते। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा इसके सापेक्ष में पाए जाते अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। तो इसके सापेक्ष अगर देखा जाएगा तो ये हो गया हमारी दिशा हो गई उत्तर पूर्व दिशा हो गई। देखिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो ये दिशा आपकी कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा। तो यहाँ पर इसकी जो दिशा हो जाएगी वो उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है। आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न आपका ये रहा 68 नंबर। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई होगी, कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। तो इसकी ऊंचाई 88
50 मीटर्स। ठीक, और ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई अगर पूछी जाए आप 11,034 मीटर्स इसकी होती है गहराई। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, टूटता तारा होता है कोई तारा या धूमकेतु, उल्टा या क्षुद्र ग्रह? अगर हमेशा याद रखिएगा तारा होता है वो उल्का पिंड होता है, हमेशा याद रखिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, 70 नंबर आपका प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दी कथनों पर विचार करना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल राइट, पाया जाता है। इसके उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह वृक्ष अपने तने पर जल संचरित करता है। इसका उपयोग अवस्था पड़ने पर किया जाता नहीं, जल ये संचरित नहीं करता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने के लिए होता तथा इसकी लकड़ी का भी प्रयोग नहीं पड़ता। तो बिल्कुल राइट है, यहाँ पर दवाइयों के लिए भी इसका खेजड़ी वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। और अगला है, देखिए यहाँ पे इस वृक्ष की जो पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, तो ऐसा नहीं है, इसकी जो पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो इसके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे ए, बी और डी। तो राइट ऑप्शंस ए, बी और डी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, दिए गए कथन पर विचार करना। मैं किस क्षेत्र में आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घर की दीवारें बहुत मोटी होती है और उन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतों पर कटीली झाड़ियाँ आई जाती हैं। ये छात्र निम्न में से किस राज्य में से आया है? देखिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही, मिट्टी के घर बन रहे हैं और कटीली छतें बनती हैं, तो ऐसे घर होते हैं राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और घर कैसे बनते हैं? मिट्टी के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र, ये मैं जिस जगह में आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, यह छात्र किस जगह से आया है? तो सरसों की बनी हुई मछली ज़्यादातर लोग खाते हैं कश्मीर के लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए केरल के लोग मछली खाते हैं तो आप मारेंगे नारियल में। तो याद रखिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आपका 73 नंबर, और 73 नंबर आपका ये रहा, कोई वयस्क हाथी दिन में 2 कुंटल से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कुंटल नहीं बल्कि 100 खाते हैं, 1 कुंटल खाते हैं डेली में। अधिक होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते, तो नहीं, ये आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये बहुत ही कम आराम करते हैं। यहाँ तक 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 ग्राम होता, तो बिल्कुल राइट 200 ग्राम होता। अधिकांश हाथी औसत एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते, तो 9 से 10 घंटे यहाँ पर नहीं सोते बल्कि 2 से 4 घंटे ये लोग यहाँ पर सोते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सिर्फ सी है जो राइट हो जाएगा। जो आयु के हाथी होते हैं बच्चे का भार लगभग 200 ग्राम होता है, या 3 महीने के जो बच्चे होते हैं उनका जो भार होता है 200 किलोग्राम होता है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, एक समूह को चुनिए जिसमें प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। ऐसे समूह को चुनना जिसका उपयोग दोबारा किया जा सके, जैसे पॉलीथीन, बैटरी या मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए दोबारा उपयोग मोबाइल फ़ोन का नहीं किया जा सकता। चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतल और बैटरी, तो यहाँ पर बैटरी का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोहे की कीलें, कांच की बोतल और स्टील मग, गत्ते की डिब्बा, इन सब का तो दोबारा प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। लोहे की कीलें, कांच की बोतल और स्टील की मग और गत्ते के जो डिब्बे होते हैं उनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है वस्तुएं बनाने में। तो राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आपका है, और ये प्रश्न आपके अब आ गए हैं पेडागोजी से। 15 प्रश्न आप पेडागोजी से देखेंगे आपके प्रश्न। देखिए, अपनी कक्षा ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन के
विद्यार्थी के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य करना, किसके लिए? रचनात्मक आकलन के लिए। देखिए, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। ठीक है, क्या प्रश्न उत्तर लिखने से रचनात्मक आकलन हो जाएगा? अगला देखिए, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के क्रियाकलाप करना, तो बिल्कुल राइट, क्रियाकलाप तो होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, डिफिनीशन व्याख्या नहीं करना है। जो वस्तुएं डूबती और तैरती उनकी सूची याद करना। हमेशा एनसीईआरटी कहता है कि बच्चों को रटाना, याद करना, कंठस्थ करना और दंड देना, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्रियाकलाप बहुत ही ज़रूरी होता है अवलोकन करने के लिए। तो अगर डूबते तैरते वस्तुओं को क्रियाकलाप कराएंगे, उन्हें अवलोकन कराएंगे, उन्हें दिखाएंगे, आकलन के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एक कला का कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है किसमें? सृजनात्मक को, सहपाठियों सीखने में, कक्षा में अनुशासन, तो अनुशासन नहीं करना, अभी हमने बताया दंड, अनुशासन, ये सब नेगेटिव है। समावेशन को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी, और बी और डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। और अनुशासन हमें नहीं रखना, तो अनुशासन नेगेटिव आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा, कक्षा ईवीएस के विद्यार्थियों को थीम आश्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? यहाँ पे प्रोत्साहित कौन सी युक्ति करती है? देखिए, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या विभिन्न प्रकार के आश्रमों का चित्र साझा करना, या विभिन्न मकान स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थी को अपने अनुभवों को समझाने के लिए कहना। देश के विभिन्न पर वो अपने अनुभव को ज़्यादा साझा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ये उनके लिए प्रोत्साहन का काम भी करेगा ईवीएस की थीम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन यह विषय है, क्षेत्र है जिसका एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा का मुद्दों का, या सामाजिक विज्ञान एवं मुद्दों का, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एवं मुद्दों का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के एवं मुद्दों का। तो यहाँ पर पर्यावरण जो के अंतर्गत आता है, विज्ञान भी, सामाजिक विज्ञान भी, पर्यावरण शिक्षा भी, ये तीनों मुद्दे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो समावेश होता है, विषय होता है, जो मिलता है, वो होता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा भी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, और अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले सृजनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल रूपों का विकास करना, या विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान समस्याओं के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्धि व्यावसायिक विकल्पों की ओर उन्मुख करना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए ए नंबर। अगर प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य होता है भेदभाव को कम करना और उनके प्रारूपों को समझाना, उनका विकास करना, ये सब होता है हमारा जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, और अगला प्रश्न है 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है, शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों के भोजन रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई, किसी कल्पना की गई है? अनुभवात्मक सीखने की प्रोत्साहन करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रदायों को सीखने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। तो यहाँ पर भोजन तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूछ किसका रहा है क्वेश्चन? जड़ और तना और पुष्प के बारे में। पाठ से अधिक आनंदी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए भोजन के विषय में खुले मन से भोजन करने की अनुमति देना। तो यहाँ पर भोजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर से भोजन से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, भोजन के रूप ग्रहण किए गए और पौधे के बारे में पूछा गया है, भाग जो जड़ तना उनका होता है उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा सीखने की प्रोत्साहित करने के लिए। तो राइट ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, और अगला प्रश्न है 82 नंबर। देखिए, दृष्टवादी
विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी नहीं सकते, देखने में कमजोर हैं, कक्षा में मिश्रित सहपाठी द्वारा समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, या किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग से पढ़ाएं। तो अलग बिल्कुल नहीं करना है। स्पर्शी शिक्षण अधिक सामग्री का अधिक उपयोग करें, तो बिल्कुल स्पर्शी छूने वाली वस्तुओं को ज़्यादा अधिक प्रयोग करें। तो बच्चे यहाँ पर कैसे हैं? दृष्टिबाधित है, तो उनके लिए स्पर्शी जो अधिगम सामग्री रहेगी वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए का एक उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ का अंत या पाठ के प्रारंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, या शिक्षण अधिगम के दौरान। तो याद रखिए, अगर विद्यार्थी का आकलन करना है पाठ का उपयुक्त स्तर जानने के लिए कि जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। आपको अपने विद्यार्थी के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्वेश होता है। यह आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन के, क्रम निर्धारण, मापनी का, जांच सूची का, या सहपाठी आकलन का? तो याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा जांच सूची का। किसका? जांच सूची का ये विषय होगा। किसका? जब आकलन के लिए साधन का चुनाव करना आपका किसके लिए करना, तो क्या करेंगे? जांच सूची, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका 85। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे, या मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, या विद्यार्थी द्वारा नवीन या ज्ञान की क्षमता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, यह विद्यार्थी को सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे उसके चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो राइट ऑप्शन है, सीखने का आकलन का क्या उद्देश्य होता है पर्यावरण के अंतर्गत? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण के अंतर्गत होता है शिक्षण विद्यार्थी की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करना। एकत्र करेंगे तभी तो हम सीखने का आकलन का उद्देश्य को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका 85, और अगला प्रश्न आपका 86 नंबर। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में ए व बा के लिए निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए 2020 एनसीईआरटी से आपके प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, या बुनियादी स्तर? तो एनसीईआरटी 2020 जो है आपने अभी नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा। इसका स्तर होता है आरंभिक स्तर और मध्य स्तर। ठीक है, दो ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, आरंभिक स्तर और मध्य स्तर। ए और बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्र करना कौशल नहीं पूछा गया। कौन सा कौशल का यूज नहीं करते हैं पर्यावरण अध्ययन में? शील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिभाषा डिफिनीशन नहीं करना है हमको। परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुसरण करना, बिल्कुल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा था, तो हमें नेगेटिव बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम पूछा गया? तो कार्य, खेल हो जाएगा। तथा मित्र की जो थीम उप थीम होती है वो कार्य और खेल की होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। 89 नंबर प्रश्न आपका ये है। देखिए, निम्न में से कौन सा अपसारी प्रश्न जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक का अपनी छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? देखिए, अपसारी प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनसे बच्चे से एक साथ कई उदाहरण को दे सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपसारी प्रश्न। देखिए ऑप्शन सुन लीजिए। मृदा में प्याज के बीजों को बोने को लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से होते? तो यहाँ पे क्या तार्किक हो रही, क्या सोचेंगे इसमें? देखिए, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? में दक्षता प्रतिपुष्टि, तो ये क्वेश्चंस में विचार भी करेंगे, उदाहरण भी देंगे, सोचेंगे भी।
अधिक प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं, लवण के विलयन से आप लवण जैसे पृथक करेंगे। हरा क्यों होता है? तो ये भी पता होता है, ये भी रटा हुआ होता है। लिखित वस्तु होती, पत्तियों का हरा रंग कैसे होता है? सारी प्रश्न ऐसे प्रश्न को हमको देखना है जिनमें एक से ज़्यादा विभिन्न उत्तर हो। ठीक है, 90 नंबर और लास्ट प्रश्न आज का ये है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने का ज्ञात्मक, संग्रह तथा भावात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा? क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, पेपर पेन परीक्षण द्वारा, या विश्वसनीय आकलन युक्ति के द्वारा, या मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा कर सकते हैं। किसका? प्रकृति का उत्तम आकलन। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का, तो याद रखिएगा ये था लास्ट। अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।